हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएमजी क्लासेस पे। दोस्तों, आज आप लोग के लिए लेकर आ गए हैं बिहार बोर्ड 10th एग्जाम 2024 के लिए सब्जेक्ट हिंदी का 100 प्लस मस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 2024 का एग्जाम में बहुत ही लाभदायक साबित होने वाला है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। जो भी चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देंगे ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचता रहेगा और याद करने में कोई दिक्कतें नहीं होगी, मतलब 2024 का एग्जाम में कोई दिक्कतें नहीं होगी। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले एक शायरी डेडिकेट करना चाहता हूँ कि लग चुकी है तलब मंजिल की तो खुद को आग में झोंक देंगे। ठोकरें कहती है मारा जाएगा पर हौसले कहते हैं देख लेंगे। मतलब आपकी बार 450 पार, क्या आपकी बार 450 प्लस सभी को करना है कि जिद है तो जीत है। बस चलते हैं इसी बातों के साथ आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन की ओर। तो देखिए, आपका फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से स्क्रीन पे शो हो रहा है। बोल रहा है कि अज्ञेय का जन्म कब हुआ था, मतलब कौन? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय का जो जन्म हुआ था वो पूछ रहा है कि कब हुआ था। तो बता दूं कि इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, अर्थात कब? तो 1911 ईस्वी में सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय का जन्म हुआ था। आगे चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है कि दिनकर की किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। मतलब दिनकर को, रत्नधारी से दिनकर को कौन सा कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था। आप लोग बताएंगे कि करेक्ट आंसर क्या हो गया। तो बता दूं कि दो का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात उर्वासी के लिए। किसके लिए? तो उर्वासी के लिए रत्नधारी से दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आगे चलते हैं तीसरा क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से बोल रहा है कि नौबत खाने में इबादत साहित्य की कौन सी विद्या है। निबंध है, कहानी है, व्यक्ति चित्र है या साक्षात्कार है। तो तीन का बता दूं कि जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात व्यक्ति चित्र है। क्या नौबत खाने में जिनका लेखक कौन है? तो यतीन्द्र मिश्र। बोले कि नौबत खाने में इबादत साहित्य की कौन सी विद्या है, तो व्यक्ति चित्र इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन बोल रहा कि प्रेमघन अपना आदर्श किसे मानते थे। महात्मा गांधी, विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर या भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो बता दूं कि चार का जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर है, वो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, अर्थात भारतेंदु हरिश्चंद्र को। और इसको पहले आप लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मान लीजिए फॉर एग्जाम 2024 के लिए एकदम गारंटी के साथ। तो प्रेमघन अपना आदर्श किसे मानते थे? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को मानते थे। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन पांचवा पे। पांचवा बोल के भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे की है। सूर्य से की है, कंचन से की है, पुष्प से या छाया युक्त से। तो बता दूं कि पांच का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थात छाया मुक्त चंद्र से। क्या? छाया मुक्त चंद्र से किया है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो गया। आगे चलते हैं छठा क्वेश्चन पे। छठा क्वेश्चन बोल रहा कि मिट्टी की अबोध मूर्तें कौन है। छठा की बोरा की मिट्टी की अबोध मूर्ति कौन है। तो बता दूं कि छौ का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, था जानता है। क्या? जानता मिट्टी की अबोध मूर्ति है। हम लोग चैप्टर के अनुसार पढ़ रहे हैं। आगे चलते हैं सातवां क्वेश्चन पे। सातवां क्वेश्चन बोला कि हिरोशिमा कविता किसका चित्रण करती है। हिरोशिमा जापान का, कहाँ पे पड़ता है हिरोशिमा? तो जापान में पड़ता है। चलिए हम लिख देते हैं जापान का हिरोशिमा। तो किसका चित्रण करता है? तो सात का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी का, अर्थात क्या? आधुनिक सभ्यता की दुर्दरता मानवीय विभीषिका का। राइट आंसर जो हो गया वो हो गया ऑप्शन डी हो गया। आगे चलते हैं आठवां क्वेश्चन पे। आठवां क्वेश्चन बोल रहा है कि बिस्मिल्लाह खां के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है। बिस्मिल्लाह खान। तो आठ का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थात मुहर्रम का नाम जुड़ा हुआ। किसका जुड़ा हुआ है? तो मुहर्रम का जुड़ा हुआ। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो गया। आगे चलते हैं नौवां क्वेश्चन पे। नौवां क्वेश्चन बोल रहा है कि महात्मा गांधी के अनुसार उद्यत व बढ़िया शिक्षा क्या है। सबसे बढ़िया शिक्षा, जो इंपॉर्टेंट शिक्षा है वो क्या है। तो नौ का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात अहिंसक प्रतिरोध। क्या? अहिंसक प्रतिरोध महात्मा गांधी के अनुसार उद्यत एवं बढ़िया शिक्षा माना जाता है। आगे चलते हैं 10वां क्वेश्चन पे। 10वां क्वेश्चन बोल रहा है कि वाणी कब 20 के समान हो जाता है। वाणी कब 20 के समान हो जाता है, मतलब बोला हुआ जो भाषा है, वो बोली है, वो कब 20 के समान हो जाता है। तो बता दूं कि 10 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन, क्या होगा 10 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो गया था। तो राम नाम के बिना, मतलब कि राम नाम के बिना क्या है, वाणी 20 के समान होता है। इसलिए कोई भी बात बोले तो राम नाम के बिना नहीं बोले, अर्थात राम नाम उसमें संयुक्त होना चाहिए। आगे चलते हैं 11 पे। 11वां क्वेश्चन बोल रहा कि रसखान के रचना काल के समय किसका राज्यकाल था। राज्यकाल था अकबर का, हुमायूं का, जहांगीर का या औरंगजेब का। तो बता दूं कि 11 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात क्या? तो जहांगीर का। मतलब रसखान के रचना काल के समय किसका राज्यकाल था? तो
जहांगीर का राज्यकाल था। आगे चलते हैं 12वां क्वेश्चन पे। 12वां क्वेश्चन बोल रहा है कि कवि ने पर्जन्य किसे कहा है? कवि ने पर्जन्य किसे कहा है? कृष्ण को, सुदान को, बादल को या हवा को? बता दूं कि 12 का जो राइट आंसर है, करेक्ट आंसर है, वो हो जाएगा ऑप्शन सी अर्थात बादल को। और इसको भी आप लोग क्या वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मान लीजिए फॉर एग्जाम 2024 के लिए, समझे? तो बादल को कहा है। आगे चलते हैं 13 पे। 13वां क्वेश्चन बोल रहा है कि साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है? तो 13 का जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर है, वो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, अर्थात समाजवादी व्यवस्था में साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान व्यवस्थित है। आगे चलते हैं 13 पे है 14 पे। 14वां क्वेश्चन बोल रहा है कि पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? देखिए आगे मिलेगा कि कहाँ हुआ था, तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि पंडित बिरजू महाराज का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था। तो 14 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए अर्थात 4 फरवरी 1938 ईस्वी को पंडित बिरजू महाराज का जन्म हुआ था। कब? 4 फरवरी 1938 ईस्वी से हो। तो जन्म और मृत्यु क्या, जन्म और मृत्यु से जितना भी रिलेटेड क्वेश्चन है वो आप लोग याद कर लीजिएगा, ताकि बहुत से एग्जाम में पूछ देता है। 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, उसमें 50 मारना है, तो उसमें कम से कम तो 10 से 15 पूछ देता है जन्म और मृत्यु से। और अधिकतर स्टूडेंट ये वाला याद करके जाते हैं लेकिन फिर भी भुला देते हैं, इसलिए आप लोग कंठस्थ से याद कर लेंगे कि जन्म और मृत्यु सभी का, सभी लेखक का। आगे चलते हैं 15 पे। 15वां क्वेश्चन बोला कि द मादामोजेल द अबिन्यो किसकी कृति है? लियोनार्डो द विंसी का, पिकासो का, रविंद्रनाथ टैगोर का या विंसेंट वैन को? तो बता दूं कि 15 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी था, द मादामोजेल द अबिन्यो किसकी कृति है? तो पिकासो की है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो गया। आगे चलते हैं आपका अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन बोला 16 में कि ला शत्रुज का धार्मिक उपयोग कब से कब तक होता रहा है? ला शत्रुज का उपयोग, तो बता दूं कि 16 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी अर्थात 12वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक ला शत्रुज का धार्मिक उपयोग होता रहा है। इसलिए जो राइट आंसर हो गया वो हो जाएगा क्या? तो ऑप्शन बी हो गया। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन 17वां पे। पछली कहानी में किस वर्ग का चित्रण है? पछली नहीं बल्कि मछली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चलिए हाँ लिख देते हैं थोड़ा सा। मछली कहानी में किस वर्ग का चित्रण किया गया है? तो बता दूं कि 17 का जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर है, वो हो गया ऑप्शन सी था, निम्न मध्य वर्गीय परिवार का उसमें चित्रण किया गया है मछली चैप्टर में, जिनका लेखक हो जाएंगे विनोद कुमार शुक्ल जी। आगे चलते हैं 18 पे। 18वां क्वेश्चन बोल रहा है कि बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया था? क्या अचानक क्यों चला गया था? तो बता दूं कि 18 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी था, स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घर वालों के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण। मतलब कि लेखक घर से क्यों चला गया था? तो उनके जहां मालिक रहे थे, उसका जो घर में कोई परिवार आए थे और वो मतलब झूठा इल्जाम, पैसा का चोरी का झूठा इल्जाम लगा दिया था, जिसके वजह से बहादुर नाखुश हो गया और मालिक के घर से निकल के चले गए। आगे चलते हैं 19वां क्वेश्चन पे। 19वां क्वेश्चन बोल रहा है कि सहजात वृत्तियां किसे कहते हैं? क्या सहजात वृत्तियां किसे कहते हैं? तो बता दूं कि 19 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी अर्थात अनजान स्मृतियों को सहजात वृत्तियां कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो गया। आगे चलते हैं 20 पे। 20 क्वेश्चन बोल रहा है कि नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिला है? मतलब कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो बता दूं कि 20 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी था, दक्षिणी भारत से नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें प्राप्त हुआ है। आगे चलते हैं 21 पे। 21 में बोल रहा है कि वेतमा दान पत्र किस समय का है? वेतमा दान पत्र 1020, 1021, 1022 या 1023? तो 21 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए अर्थात 1020 ईस्वी का। वेतमा जो दान पत्र है वो कौन सा समय का है? तो 1020 ईस्वी का है। आगे चलते हैं 22 पे। 22 में बोल रहा है कि पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने के किस पीढ़ी के कलाकार है? कौन सा पीढ़ी के कलाकार है? तो 22 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी अर्थात 7वीं पीढ़ी के कलाकार हैं पंडित बिरजू महाराज, जो लखनऊ घराने से अपना निवास रखते हैं। आगे चलते 23 पे। 23 का क्वेश्चन बोल रहा है कि सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपये माहवारी खर्च देने का निर्णय लिया था? तो 23 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए अर्थात 50 रुपये। क्या 50 रुपये माहवारी खर्च देने को तैयार, मतलब मंथ में क्या 30 दिन में कितना? तो 50 रुपया, समझे? सीता आप लोग पढ़े होंगे। आज चलते 24 पे। 24 क्वेश्चन बोल रहा है कि उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं? तो 24 का बता दूं कि करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए अर्थात 8वीं सदी से उत्तर भारत के नागरी लिपि के लेख मिलना प्रारंभ कर देते हैं।
आगे चलते हैं 25 पे। 25 में बोरा 25 में कि बहादुर को कितने रुपये की चोरी का इल्ज़ाम लगाया गया था। तो ये तो जाहिर सी बात है कि 26 का 25 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात 11 रुपये का। कितना? तो 11 रुपये का बेचारे के ऊपर अंजाम लगाया गया था, इल्ज़ाम लगाया गया था कि 11 रुपये चुरा लिया, इसीलिए वहाँ लेखक के घर छोड़कर भाग गया था। आज चलते 26 पे। बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय है, बोला कि इसमें मिक्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 2024 में मतलब सेम टू सेम पूछा गया, मिक्स है, व्याकरण भी है और बुक से भी है। तो बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा बताइएगा। तो प्रत्यय क्या लगता है? तो किसी शब्द के अंत में लगकर उस शब्द का अर्थ प्रकट कर देता है, उसको हम लोग प्रत्यय बोलते हैं। तो अंत में इसका क्या होगा? बुढ़ापा में प्रत्यय। तो 26 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थात पा। क्या? बुढ़ापा। बूढ़ा तो अलग हो गया और पा हो जाएगा उसका प्रत्यय हो जाएगा। आगे चलते 27 पे। 27 में बोल रहा कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शुद्ध है, मतलब सभी उच्छ्वास लिखा गया, तो उच्छ्वास का जो शुद्ध इसमें होगा उसको हम लोग छांट के बताना है। तो 27 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात उच्छ्वास लिखा था। क्या? उच्छ्वास इस तरह से लिखा था है, तो करेक्ट हो गया ऑप्शन बी। आगे चलते 28 पे। 28 के चरण बोल रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शुद्ध है, मतलब चरमोत्कर्ष लिखा गया है, तो इसमें से जो शुद्ध होता है उसको हम लोग छांट के बताना है, और एग्जाम में ऐसा ऐसा क्वेश्चन बार बार रिपीट करके पूछता है। तो बता दूं कि 28 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, चरमोत्कर्ष इस तरह से लिखा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए आप लोग याद कर लीजिएगा। आगे चलते हैं 29 पे। 29 क्वेश्चन बोल रहा है हमारे प्यारे दोस्तों कि निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, कौन सा वाक्य इन चारों ऑप्शनों में से जो शुद्ध दिया गया है उसको हम लोग छांट कर लिखना है। तो 29 का जो शुद्ध दिया गया है वो दिया गया है ऑप्शन सी दिया गया है, अर्थात क्या बोल रहा है कि फूलों की एक माला ला दीजिए। क्या? फूलों की एक माला ला दीजिए, यही शुद्ध दिया गया है। आगे चलेंगे हम लोग 30 पे। 30वां क्वेश्चन पे कि अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। अक्ल पर क्या? पत्थर पड़ना। तो बता दूं कि 30 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थात बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। क्या? बुद्धि भ्रष्ट हो जाना, उसी को बोलते हैं कि अक्ल पर अर्थात पत्थर पड़ जाना। आज चलते हैं 31 पे। 31 में वर्ग कितने वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। वर्ण उस मूल ध्वनियों का जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। तो कितने प्रकार के हो जाएंगे? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा था 2 प्रकार के, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। समझे? आगे चलते हैं 32 पे। 32 में बोल रहा है कि स्वर वर्णों, क्या स्वर वर्णों की जो संख्या है वो कितना है, उसका काउंट करके बताना है कि स्वर वर्णों की संख्या कितना है। तो बता दूं कि इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थात 10 हो जाएगा। कितना? 10 स्वर वर्णों की संख्या हो जाएगा। आगे चलते हैं 33 पे। व्यंजन वर्ण की संख्या कितना है? व्यंजन वर्ण की संख्या कितना है? तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन कितना? तो ऑप्शन सी, अर्थात 33 व्यंजन वर्णों की संख्या हो जाएगा। 33 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो गया था 33। देखिए गजब से क्वेश्चन टाइप किया गया। व्यंजन वर्ण की संख्या कितना है? 33वां क्वेश्चन भी है और राइट आंसर ऑप्शन 33 भी है। आगे चलते 34 पे। का वर्ण उच्चारण स्थान दीजिए, मतलब का जो उच्चारण स्थान वो क्या होता है। तो क्या होता है? अकुहा विसर्जनीय नाम कंठा। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी, अर्थात कंठ होगा। कवर्ग में जितना भी आ जाएगा, कवर्ग में का से लेकर अड़ा तक वो सभी का आ जाएगा कंठ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कंठ हो जाएगा उसका उच्चारण स्थान। आगे चलते हैं। बोला कि तलव्वी सा का उच्चारण स्थान क्या होगा। तलव्वी सा तो ईचू या सा नाम तालु होता है इसका सूत्र। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो गया, तलव्वी सा का तालु हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो गया? तो ऑप्शन ए हो गया। आगे चलते हैं 36 पे। 36 में बोल रहा है कि छा, क्या छा और तलव्वी सा का वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होगा 36 का। तो करेक्ट आंसर ईचू या सा नाम, ईचू पूछ रहा ना, ईचू तो चवार्ग भी हो जाएगा और तलाबी सा भी हो जाएगा। चवार्ग लिख देते हैं यहाँ, क्या? चवार्ग। सबका जो उच्चारण स्थान होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात तालु होगा करेक्ट आंसर। ईचू या सा नाम तालु। आगे चलते हैं 37 पे। माँ का उच्चारण स्थान क्या है। माँ का उच्चारण स्थान क्या है 37 का बता दूं कि करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, अर्थात नासिका भी होता। क्या? तो अर्थात पा से भी है ना, पा फा बा भा माँ, तो इसका ओष्ठ भी हो सकता। क्या? ओष्ठ भी, क्योंकि उप धवनिया नाम ओष्ठ हो, मतलब ओष्ठ भी हो सकता है। लेकिन अगर अंत में है 5वां भाग, क्या 5वां वर्ण है, क्या 5वां वर्ण है, तो इसीलिए इसको क्या हो गया? नासिका हो गया। 5वां वर्ण है मतलब सभी का से अंत में है, पा फा बा भा माँ,
तो ये सब और का खाएगा अड़ा जो अंत में रहता है पांचवा बार उसको नासिका भी बोलेंगे और पा के अनुसार पढ़ेंगे हम लोग तो ओष्ठ भी होगा। तो यहाँ बोल रहा है माँ का उच्चारण क्या होगा तो नासिका दिया गया है इसलिए मारेंगे नासिका। आज चलते हैं 38 पे, न का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा। तो बता दूं कि 38 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये भी हो जाएगा नासिका। क्या होगा ये भी नासिका, या ताथा दाधा ना भी हो सकता है। तो इच्चू ऐसा नाम क्या तालु तो चबारक से हो गया ना, रीटू साना मुर्दा भी हो सकता था। आगे चलते हैं 39 पे। 39 में बोल रहा कि ऊ का उच्चारण स्थान क्या है, ऊ का उच्चारण स्थान क्या है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो गया उपुप ध्वनिया नाम ओष्ठ, राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी हो, अर्थात ओष्ठ हो जाएगा ऊ का उच्चारण स्थान। आगे 40 पे बोल रहा कि हिंदी वर्णों की कुल संख्या कितनी है। हिंदी वर्ण को जो कुल संख्या है, टोटल संख्या, टोटल नंबर है वो कितना है। तो 40 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी था 44। 44 क्या 44 मतलब 33 प्लस 10 कितना हो गया तो टोटल 44 हो गया। 33 प्लस 10 43 हो गया 44। अच्छा 34 करते हैं ना, इसको 11 कर देंगे तो कितना होगा 44। आगे चलते हैं 41 नंबर के आ का उच्चारण स्थान क्या होगा। आ का तो 41 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ये हो गया आकू हा विसर्जनिया नाम कांठा। समझे तो राइट आंसर ऑप्शन ये हो गया कांठा हो गया। और चलिए ऐसा ऐसा जितना भी उच्चारण स्थान आप लोग को दे रहा है ना, उच्चारण स्थान जितना भी आप लोग को दे रहा है वो सभी को आप लोग VVI मार लीजिए। क्या उच्चारण स्थान जितना भी दे रहा है सभी को VVI एग्जाम में मार लीजिए। फॉर एग्जाम 2024 के लिए एकदम गारंटी है, क्या 100% गारंटी है कि पूछ ही देगा। क्या 100% गारंटी के साथ बोल रहे हैं कि पूछ ही देता है। आगे चलते हैं 42 पे 42 पे, ला का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा। तो बता दूं कि 42 का जो राइट आंसर हो गया वो हो जाएगा ऑप्शन ए होगा लिरितु लसानाम दंता। क्या लिरितु लसानाम दंता। अगर जितना भी देखिए हम फॉर्मूला जो बोल रहे हैं, सूत्र बोल रहे हैं, वो लग रहा हो कि सर आप कहाँ से बोल रहे हैं, लेकिन बता दूं कि इस चैनल के गुरु मस्ती कहाँ चले जाइएगा आप लोग, तो गुरु मस्ती मेरा ही चैनल है। गुरु मस्ती के गुरु मस्ती लिख देते हैं GNMT, गुरु मस्ती GNMT के जाके वहाँ सब्जेक्टिव में देख लें कौन में, तो सब्जेक्टिव में आकर आप लोग जाकर देख लेंगे, उसमें सभी सूत्र बताया गया है और बहुत से सब्जेक्टिव भी बताया गया है, जाकर देख लेंगे ताकि एक भी ऑब्जेक्टिव और इस सूत्र से रिलेटेड मतलब उच्चारण स्थान से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन एग्जाम में छूट न जाए। इसलिए जाकर गुरु मस्ती पर आप लोग जरूर देख लीजिएगा। आगे चलते हैं 43 पे। 43 में बोला कि ए और ए का उच्चारण स्थान क्या है, ए और ए का। तो 43 अर्थात 43 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन अर्थात कंठ प्लस तालु दोनों हो जाएगा। आगे चलते हैं 44 पे, अड़ा का उच्चारण। देखिए तो पांचवा भाग हो गया, क्या पांचवा हो गया, तो इसको हम लोग क्या मारेंगे नासिका मारेंगे। राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी होगा। 44 का जो राइट आंसर हो गया वो ऑप्शन डी हो गया। अर्थात कवार्ग में भी आता, क्या आता है ये सब कवार्ग में भी आता है। क्या कवार्ग में कंठ भी होता है, अर्थात अगर नासिका नहीं दिया हुआ रहता और कंठ दिया रहता तो राइट आंसर हम लोग कंठ मारते, लेकिन कंठ नहीं दिया गया है और नासिका दिया गया है तो अड़ा का उच्चारण स्थान हम लोग नासिका मार देंगे जो राइट हो जाएगा। आगे चलते 45 पे, रा का उच्चारण स्थान क्या है रा का। तो 45 का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा ऋतु रसानम मूर्धा होता है। क्या ऋतु रसानम मूर्धा होता है। आगे ये क्या लिखा गया है तो तलबी सा मूर्धन्य सा दंती सा, तो क्या है मूर्धन्य सा है, तो मूर्धन्य सा का जो उच्चारण स्थान हो जाएगा वो हो जाएगा मूर्धा। डायरेक्ट मार दीजिए। 46 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी हो गया मूर्धा, ऋतु रसानम मूर्धा। आगे चलते हैं 47 पे, ई मतलब छोटी ई और बड़ी ई वर्ण का जो उच्चारण स्थान है वो क्या होता है। तो 47 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा था तालु। ईचू ऐसा नाम, क्या ईचू ऐसा नाम तालु, राइट आंसर ऑप्शन सी हो गया। आगे चलते हैं 48 पे। 48 पे बोल रहा है कि पा और वा का जो उच्चारण स्थान है वो क्या है। तो पात का क्या होता है ओष्ठव, उपुप ध्वनिया नाम ओष्ठव। तो 48 का बता दूं कि जो करेक्ट आंसर हो गया वो हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो गया 48 का राइट आंसर क्या हो गया तो ऑप्शन पा का ना, तो ओष्ठ नाश का क्या होगा राइट आंसर ओष्ठ हो जाएगा। कैसे बोल रहे हैं पा वा वा ओष्ठ नाश का हो जाएगा। आगे चलते हैं 49 पे। 49 में बोला कि सूरदास शब्द में कौन सा संज्ञा है, सूरदास में कौन सा संज्ञा है। तो 49 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए अर्थात व्यक्तिवाचक, मतलब क्या है तो खास व्यक्ति है, खास नाम है सूरदास, इसलिए जो करेक्ट आंसर हो गया वो हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा।
आगे चलते हैं 50 पे। स्थिर में कौन सी संज्ञा स्थिर, समूहवाचक, भाववाचक, जातिवाचक या द्रव्यवाचक। तो 50 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी अर्थात स्थिर। क्या स्थिर, बुढ़ापा, बचपन, चंचलता, दयालुता, ये सब क्या आता है, तो भाववाचक के अंतर्गत आता है। आगे चलते हैं 51 पे। 51 में बोल रहा है कि निराला, क्या रामधारी दिनकर नहीं बल्कि निराला बोल रहा है कि साहित्य साधना के रचनाकार कौन है। तो 51 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी अर्थात रामधार के रामविलास शर्मा हो जाएंगे निराला साहित्य साधना के रचनाकार या लेखक या राइटर। आगे चलते हैं 52 पे। रामायण की रचना किस भाषा में लिखी गई है, संस्कृत में, हिंदी में, उर्दू में या अंग्रेजी में। तो 52 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए था संस्कृत में। रामायण का जो रचना किया गया था वो किसमें, किसने किया था, तो वाल्मीकि ने। और कौन सा भाषा में किया था, तो संस्कृत में किया था। आगे चलते हैं 53 पे। देखिए आप लोग हड़बड़ाना नहीं है, गड़बड़ाना नहीं है कि ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। ना बोला था कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, और ऐसे थक कर मत बैठ ऐ मेरे मंजिल के मुसाफिर, क्योंकि एक दिन मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। इसलिए आप लोग का टेंशन लेना नहीं है बल्कि टेंशन देना है। आगे देखिए अमरकांत लिखित कहानी का नाम क्या है। अमरकांत द्वारा जो लिखा गया है वो कहानी कौन सा है, तो 53 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो गया बहादुर। बहादुर का जो लेखक है वो कौन है, तो अमरकांत जी हैं। आगे चलते हैं 54 पे। 54 पे बोल रहा है कि बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था। बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था, तो 54 का बता दूं कि जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए अर्थात युद्ध में। बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था, तो युद्ध में मारा गया था, लड़ाई में मारा गया था। आगे चलते हैं 55 पे। 55 पे बोल रहा कि द्विवेदी जी किसने पूछा था, द्विवेदी जी से मतलब किसने पूछा था कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो 55 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी था। तो एक लड़की ने पूछ दिया था कि गुरुजी बताइए ना कि नाखून क्यों बढ़ता है, क्योंकि बच्चा ऐसे भी चंचल होते हैं और दादी दादी पूछते रहते हैं। तो किसने, तो एक लड़की ने पूछा था। आगे चलते हैं 56 पे। नागरी लिपि शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है, मतलब जो नागरी लिपि लिखा गया है वो गुणाकर मूल्य के द्वारा लिखा गया। किनके द्वारा, तो गुणाकर मूल्य के द्वारा लिखा गया। तो वही पूछ रहा है साहित्य की कौन सा विद्या हो जाएगा। तो 56 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी अर्थात निबंध हो जाएगा। क्या, निबंध। आगे चलते हैं 57 पे। 57 में बोल रहा है कि स्वदेशी शीर्षक पाठ के रचनाकार, मतलब स्वदेशी जो चैप्टर है वो उनका जो लेखक है वो कौन है। तो 57 का जो राइट आंसर हो गया वो हो गया ऑप्शन डी अर्थात प्रेमघन। क्या, स्वदेशी का लेखक है जो प्रेमघन। इसमें हमारे देश के वेशभूषा के बारे में बात किया गया है कि स्वदेशी अपना देश में जो है उसको फॉलो करे, उस रूटीन को फॉलो करे। क्योंकि आजकल जितना भी खिलाड़ी अगर बिहार से भी निकाल रहे हैं ना, अपना देश से भी निकाल रहे हैं ना, और अलग देश में जाकर क्या मार अंग्रेजी झाड़ रहे हैं, ये वो झाड़ रहे हैं, लेकिन उसमें झाड़ने की जरूरी नहीं है। स्वदेशी जहाँ भी रहिए अपना कल्चर, अपना जो देश का जो कल्चर है उसको अपनाते रहिएगा, अपनाए हुए रहिएगा। आगे देखिए 58 पे। 58 में बोला रेनर मारिया रिल्के किस भाषा के कवि हैं। तो 58 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए था, तो जर्मन भाषा के कवि हैं कौन, तो रेनर मारिया रिल्के। आगे चलते हैं 59 पे। जीत जीत मैं निरखत हूँ पाठ के साहित्य की विद्या कौन है। जीत जीत मैं निरखत हूँ किनके द्वारा लिखा गया है, तो पंडित बिरजू महाराज। कौन, तो चलिए यहाँ थोड़ा सा लिख देते हैं। जीत जीत मैं निरखत हूँ मतलब पंडित बिरजू महाराज के द्वारा लिखा गया है। तो कौन साहित्य की कौन सा विद्या है, तो 59 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी अर्थात साक्षात्कार हो जाएगा। आगे चलते हैं 60 पे। शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन लगते थे। चलिए उसको भी आप लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार लीजिए, और पिछालका क्वेश्चन को भी, क्या, पिछालका के इसको भी आप लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार लीजिए। कल इसको एम भी मार लीजिए आप लोग, गारंटी है कि पूछेगा ही पूछेगा। तो इसका पूछ रहे थे ना कि शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे, तो 60 का राइट आंसर ऑप्शन सी था, चाचा जी, अंकल जी थे। कौन, अंकल जी थे, अंकल लगते थे। आगे चलते हैं 61 पे। लौटकर आऊंगा फिर पाठ की विद्या कौन सी है। लौटकर आऊंगा फिर, तो 61 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए अर्थात कविता। लौटकर आऊंगा फिर किस पाठ की विद्या है, तो कविता है। आगे चलते हैं 62 पे। विशेषण के भेद होते हैं, विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो 62 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी अर्थात 4 प्रकार के विशेषण होते हैं। क्या, 4 प्रकार। कौन, संख्यावाचक, परिणामवाचक, सर्वनामिक वाचक और एक और साथ गुणवाचक होता है।
आगे चलते हैं 63 पे। 63 में पूछ रहा है कि कुंवर नारायण पठित रचित पाठक है, मतलब कुंवर नारायण के द्वारा जो रचित चैप्टर है वो कौन सा है। तो 63 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी अर्थात एक वृक्ष की हत्या, जो कुंवर नारायण के द्वारा लिखा गया है। आगे चलते हैं 64 पे। 64 में बोल रहा है कि या लकुटी अरु कमरिया पर राज तिहु पुर की तजी डालो। इस पंक्ति के रचनाकार, मतलब जो ये पंक्ति लिखा गया है, इसका जो रचनाकार है, जो लेखक है, वो किन के द्वारा लिखा गया है। तो 64 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी अर्थात रस खान के द्वारा लिखा गया है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो गया। आगे चलते 65 पे। 65 में चलिए इसको बिना देखे हुए क्या मार लिए, तो इसको पहले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसे तो सभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो MBBI है ना उसको मैं मरवा दे रहा हूँ, जो 100% क्या है कि गारंटी है आएगा ही आएगा। बुद्धिज्म एवं कम्युनिज्म के जो लेखक हैं वो कौन हो जाएंगे। तो 65 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी अर्थात बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। बुद्धिज्म एवं कम्युनिज्म के लेखक बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर हैं। आगे चलते हैं 66 पे। 66 में बोला कि संख्यावाचक विशेषण है। संख्यावाचक जिसमें क्या संख्या बताया जाए, मतलब 2, 4, 6, 8, 10 ये सब क्या है संख्यावाचक, तो कौन हो जाएगा। तो 66 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए अर्थात 4 हो जाएगा, जो संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण हो जाएगा। आगे देखिए 67 पे कि नाना साहब का संबंध है। नाना साहब का जो संबंध है वो किनसे है। तो 67 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए गुरु नानक से संबंध है नाना साहब का। आगे चलते हैं 68 पे। नाखून हमारी दौड़ो दिया गया है के अवशेष है, मतलब कि नाखून हमारी किसकी अवशेष है। तो 68 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी अर्थात नाखून हमारी पशुता के अवशेष है। किसका। तो पशुता के अवशेष है। आगे चलते हैं 69 पर। देखिए बहुत ही इसको भी आप लोग इंपॉर्टेंट मान लीजिए, क्या इंपॉर्टेंट नहीं बल्कि MBBI मान लीजिए फॉर एग्जाम 2024 के लिए। आरंभिक हिंदी का साहित्य की मिलने लग जाता है। आरंभिक हिंदी का जो साहित्य मिलने लग जाता है वो कौन सा सदी से मिलने लग जाता है। तो 69 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा अर्थात क्या 8वीं 9वीं सदी से हमारा आरंभिक हिंदी का क्या साहित्य मिलने लगता है। आगे चलते हैं 70 पे। अमरकांत जी का जन्म, देखिए हम पूछे ना बोले ना कि जन्म और मृत्यु से लेकर जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा वो सभी को याद कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत पूछता है अमरकांत का जन्म कौन सा ईस्वी में हुआ था, मतलब कब हुआ था। तो 70 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी हो गया 1925 ईस्वी में अमरकांत का जन्म हुआ था। आगे चलते हैं 71 पे बोल रहा है कि भाववाचक संज्ञा का उदाहरण। भाववाचक संज्ञा का जो उदाहरण है वो कौन है। तो जाहिर सी बात है कि आप लोग को पता है कि राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा अर्थात बचपन है जो भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। आगे चलते हैं 72 पे। 72 में बोल रहा कि किशोर से मार खाने के बाद बहादुर, मतलब कहाँ भाग गया था। नहीं वो नहीं पूछ रहा है कि किशोर से मार खाने के बाद बहादुर क्या किया था। तो 72 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी था चुपचाप कोने में खड़ा हो जाता था। अर्थात तो इसमें कुछ डबल क्वेश्चन हो सकता है कि बहादुर के पिताजी का नाम क्या था। तो किशोर था। अगर किशोर उनको मारते थे तो क्या करते थे, तो चुपचाप बेचारा कोना में जाकर के खड़ा हो जाता था। लेकिन आजकल तो ऐसे पुत्र बदतमीज हो रहे हैं ना पैदा, तो मतलब कि अगर पिता मारने लगा है तो उनके ऊपर हाथ चला दिया जा रहा है। लेकिन वैसा नहीं आप लोग करिएगा, जितना भी वीडियो को देख रहे होंगे वैसा आप लोग नहीं करिएगा। माँ बाप का रोशन करना है, नाम रोशन करना है आगे, समझे। आगे चलिए 73 पे। 73 में बोला कि रूसी जाति की अस्मिता को सुदृढ़ करने वाला साहित्यकार कौन थे। तो 73 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए लियो टॉल्स्टॉय। क्या लियो टॉल्स्टॉय थे। अब इनके बारे में आप लोग जीके में भी पढ़े होंगे, क्या सामाजिक विज्ञान में था, तो SST में भी आप लोग लियो टॉल्स्टॉय के बारे में पढ़े होंगे बहुत अच्छे ढंग से, हमें पूर्ण विश्वास है। आगे चलते हैं 74 पे। कथक नृत्य के पर्याय माने जाते हैं, मतलब कथक नृत्य के जो पर्यायवाची का उदाहरण दिया जाता है वो किनको दिया जाता है। तो 74 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए अर्थात पंडित बिरजू महाराज को कथक नृत्य के पर्याय मतलब उदाहरण दिया जाता है। आगे चलते हैं 75 पे। 75 में बोल रहा कि भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है उसे चूज करना है। तो 75 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी अर्थात जो दूध है वो किया हो गया। तो भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है बल्कि ये हो जाएगा
द्रववाचक या द्रववाचक संज्ञा का उदाहरण, क्योंकि इसको मापा या तौला जाएगा इसलिए ये द्रव में आ जाएगा। आगे चलते 76 पे, जीत जीत मैं निरखत हूँ पाठ के केंद्र में है कौन, पाठ के केंद्र में कौन उसमें शामिल है, मतलब प्रमुख जो पात्र हैं वो कौन है। तो 76 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी अर्थात बिरजू महाराज। पंडित बिरजू महाराज जीत जीत मैं निरखत हूँ पाठ के केंद्र में है, मतलब बीच में है। आगे चलते हैं 77 पे, अज्ञे ने सूत्रपात किया, मतलब कौन, तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञे ने सूत्रपात किया था, वो कौन सा था। छायावाद था, प्रगतिवाद था, प्रयोगवाद था या पद्यवाद था। तो 77 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी अर्थात प्रयोगवाद का अज्ञे ने सूत्रपात किया था। आगे चलते हैं 78 पे, 78 नंबर स्वर संधि का उदाहरण है, इन चारों ऑप्शनों में से जो स्वर संधि का उदाहरण हो जाएगा वो कौन होगा। तो 78 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी अर्थात उपयुक्त सभी हो जाएगा। सभी में कौन, रामावतार, परमानंद, कविंद्र, सब क्या है, तो सब स्वर संधि का उदाहरण हो जाएगा, एग्जाम्पल हो जाएगा। आगे चलते 79 पे, मदन है, मदन क्या था भाई, तो 79 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी किरानी का बेटा था। क्या, किरानी का बेटा था। अब आप लोग के बता दूं कि अगर आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाएगा। कहाँ, टेलीग्राम पर आप लोग ज्वाइन हो जाएगा। टेलीग्राम गुरु मस्ती, कौन, गुरु मस्ती GNMT के नाम से है, या इस वीडियो को मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा टेलीग्राम लिंक, वहां से जाकर आप लोग टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाएगा और पीडीएफ आप लोग का प्रतिदिन मिलते रहेगा। और कोई भी समस्या है, कोई भी डाउट है, आप लोग टेलीग्राम पे समस्या सुनाएंगे तुरंत उसका सॉल्व कर दिया जाएगा। आगे चलते हैं 80 पे, 80 वर्ग अन्य पुरुष भेद है, मतलब अन्य पुरुष का जो भेद है वो किसका भेद है। तो 80 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद है अन्य पुरुष। आगे चलते हैं 81 पे, 81 में बोल रहा है कि पंडित बिरजू महाराज को गंडा बांधा, मतलब इसको भी चलिए आप लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मान लीजिए फॉर एग्जाम, वेरी वेरी नहीं बल्कि एम भी है, मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फॉर एग्जाम 2024 के लिए। पंडित बिरजू महाराज को गंडा जो बांधा था वो किसने बांधा था, तो 81 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, उनके पिता ने बांधा था पंडित बिरजू महाराज को गंडा। आगे चलते हैं 82 पे, लौटकर आऊंगा फिर पाठ के लेखक कौन हो जाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि 82 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, जीवनानंद दास। लौटकर आऊंगा फिर जीवनानंद दास के द्वारा लिखा गया है। आगे चलते हैं 83 पे, जापान पर परमाणु बम गिराया था, किसने जापान पर परमाणु बम गिराया था। तो 83 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अमेरिका ने जापान पर क्या, परमाणु बम गिरवाया था। अभी फिलहाल कहाँ कहाँ चल रहा है युद्ध, अभी चल रहा है इजराइल से और फिलिस्तीन से, अभी वर्तमान में युद्ध चल रहा है, समझे। आगे चलते हैं 84 पे, रोन नदी में क्या है, रोन नदी में, रोन नदी मतलब कहाँ में है, भारत में है, फ्रांस में है, अमेरिका में है या रूस में है। तो 84 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो गया, तो ऑप्शन बी फ्रांस में। रोन नदी कहाँ में है, तो फ्रांस में स्थित है। आगे चलते हैं 85 पे, द्विगु समास नहीं है, मतलब इसमें जो द्विगु समास नहीं है उससे हम लोग को चूज करके बताना है। तो 85 का जो करेक्ट आंसर हो गया वो हो जाएगा ऑप्शन बी हो गया था, द्विगु समास ये नहीं हो गया भाई बहन, समझे। ये द्वंद्व समास हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो ये होगा द्वंद्व समास हो जाएगा। आगे चलते हैं 86 पे, 86 में बोल रहा है कि लेखक अपने पिता से मछली क्यों मांगना चाहता था। लेखक ने जो क्या अपने पिता से मछली क्यों मांगना चाहता था। तो 86 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अर्थात कुएं में पालने के लिए, कुएं में पालने या डालने के लिए लेखक ने अपने पिता से मछली मांग रहा था। और पिता ने झोले में करके मछली मार्केट से कितना लाया था, तो 3 मछली लाए थे। आगे चलते हैं 87 पे, 87 में बोल रहा है कि कविता नहीं है, इन चारों ऑप्शनों में से जो कविता नहीं है उसे चूज करके हम लोग को बताना है। तो 87 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी था, स्वदेशी वो क्या है, कविता नहीं है। बाकी अक्षर ज्ञान, हमारी नींद, शिक्षा और संस्कृति क्या है, तो ये सब कविता के अंतर्गत आ गया। लेकिन स्वदेशी जो नहीं है वो क्या था, तो शायद हम लोग अभी देखे ना व्यक्ति चित्र, शायद देखे, हाँ ये था व्यक्ति चित्र। आगे चलते हैं 88 पे, 88 में बोल के मोहरा नदी शहर से दूर थी। मोहरा नदी जो शहर से कितनी दूर थी, तो 88 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी था 30 मील। 3 मील हो जाएगा, कितना,
3 मील हो जाएगा। और फिर से आप लोग का सूचित कर रहा हूँ कि जो भी चैनल पर नए होंगे प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन जाता रहेगा और याद करने में कोई दिक्कतें नहीं होगी। आगे देखिए 89 में राजदूत में है, राजदूत में कौन सा समास से समाहित किया गया है? तो 89 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो गया क्या तत्पुरुष। राजदूत मतलब राजा का दूत, राजा का दूत, तो तत्पुरुष समास हो जाएगा। आगे चलते 90 पे, 90 में बोला कि अभिनव नदी के किनारे अवस्थित, मतलब अभिनव कौन सा नदी के किनारे अवस्थित था? तो 90 का जो करेक्ट आंसर था वो था ऑप्शन बी था रोन नदी। कौन सा? अभिनव रोन नदी के किनारे अवस्थित था। करेक्ट आंसर जो हो गया वो ऑप्शन बी हो गया। आगे चलिए कांदा में देखिए हम लोग धीरे धीरे कदम से बढ़ते हुए पूरा पढ़ जाना है। आगे पूरा गिरधर लाल हैं, गिरधर लाल क्या था? तो 91 का राइट आंसर ऑप्शन सी था, तो मदन का पिता था। गिरधर कौन थे? तो मदन का पिताजी थे। आगे चलते 92 पे, शांतु के मारे कांप रहा था, मतलब शांतु किसके मारे कांप रहा था? तो 92 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए ठंड के मारे। क्या? शांतु ठंड के मारे बेचारा कांप रहा था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो गया। आगे चलते हैं, कहाँ चल गया भाई? आगे चलते 92 पे, 92 में क्या बोल रहा है? ये 92 हो गया। 93 पे, 93 क्वेश्चन बोल रहा है कि बहुब्रीही समास में, बहुब्रीही समास में क्या होता है? तो 93 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो, कोई पद प्रधान नहीं होता। क्या? बहुब्रीही समास में कोई भी पद क्या होता है? प्रधान नहीं होता है। आगे चलिए 94 पे, मैक्स मुलर के अनुसार सर्वविध संपदा और प्रकृति सौंदर्य से परिपूर्ण देश कौन सा था? तो ये तो जाहिर सी बात है कि 94 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी अर्थात भारत हमार देशवा सोनवा के चिड़ैया रे। इसके ऊपर गाना भी है कि भारत हमार देशवा सोनमा के चिड़ैया रे। तो राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी हो गया था, भारत माता। चलिए आगे चलते हैं 95 पे, कमरुद्दीन का जन्म में हुआ था, मतलब कमरुद्दीन का जो जन्म हुआ था वो कहाँ में हुआ था? तो 95 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो गया था, बिहार में हुआ था कमरुद्दीन। बिहार ना समझे, बिहार का हमारा अपना बिहार, आइए ना हमारा बिहार में। आगे चलते हैं 96, 96 बोला कि व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। कौन नहीं है? पुनर्जन्म हो गया, बागीश, जगन्नाथ या उपयुक्त सभी। तो 96 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ये हो गया था, पुनर्जन्म है जो व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन ये हो गया। नहीं पूछ रहा था, यहाँ विशेष ध्यान देने को बात है। आगे चलते हैं 97 पे, बिस्मिल्लाह खां के परदादा उस्ताद सलार हुसैन का। चलिए इसमें डबल क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि बिस्मिल्लाह खां के दादा का नाम क्या था? परदादा का नाम, तो परदादा का नाम था उस्ताद सलार हुसैन खान, और वही वर्ग निवासी थे, मतलब उस्ताद सलार हुसैन खान कहाँ के निवासी थे? तो 97 का राइट आंसर ऑप्शन ये होगा डुमराव के। कहाँ के? तो डुमराव के निवासी थे। आगे चलते हैं 98 पे, मछली कहानी के लेखक कौन है? मछली कहानी, तो करेक्ट आंसर हो गया क्या? ऑप्शन डी विनोद कुमार शुक्ल हो जाएंगे मछली कहानी के लेखक। आगे चलते हैं 99 धर्मात्मा का संधि विच्छेद क्या है? धर्मात्मा, तो 99 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो गया, धर्म प्लस के आत्मा, धर्म जोड़ आत्मा हो गया। संधि विच्छेद आप लोग का बहुत अच्छे से याद होगा, क्योंकि हम लोग 1 2 का 2 से ही हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। आगे चलते हैं 100 पे, और अंत भला तो सब भला, जन्म से ही पागल थी, जन्म से पागल कौन थी? तो 100 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी था, तो मंगू। क्या? मंगू बेचारी जन्म से ही पागल थी। राइट आंसर हो गया कौन? तो ऑप्शन सी हो गया। चलिए यहीं पास समाप्त हो गया। बाकी आप लोग थैंक्स फॉर वाचिंग, सपोर्ट के लिए लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर न करना नहीं भूलेगा। मैं हूं आपका दोस्त, आपका प्यारा सा साथी बाई STN। तब तक के लिए थैंक्स, एंड दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा, समझे? तो चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास के सेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।